हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। दोनों ही सिमिलर टॉपिक है। अगर रेफ्रिजरेशन समझ में आ गया तो एयर कंडीशनिंग वैसा ही है। अब देखिए, रेफ्रिजरेशन को समझने से पहले हीट इंजन का समझना ज़रूरी है, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, तब जाके रेफ्रिजरेशन टॉपिक समझ में आएगा। अगर मैं बेसिक से बात करूँ कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, तो रेफ्रिजरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है। दिस इज अ process in which temperature of a substance is maintained below ambient temperature, below ambient टेम्परेचर। हम जानते हैं हमारे घर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है। उसमें अगर आप कोई भी चीज़ को रखते हो तो उस पर्टिकुलर चीज़ का टेम्परेचर आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है उसके टेम्परेचर से कम ही होता है। तो उस प्रोसेस को, कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर आउटसाइड टेम्परेचर से कम रखना है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। और फिर रेफ्रिजरेटर क्या हुआ, क्योंकि रेफ्रिजरेशन तो रेफ्रिजरेटर के अंदर हो रहा है। सो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज रेफ्रिजरेटर, तो वी कैन से इट्स अ डिवाइस, इज अ डिवाइस दैट यूजेस, ध्यान से समझना इस बात को, दैट यूजेस वर्क डन, और या फिर सिंपली आप कह सकते हो वर्क टू ट्रांसफॉर्म, या फिर वर्क डन टू ट्रांसफर लिखेंगे, टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर। अब कोल्ड रिजर्वायर मतलब होगा हमारा कोई भी सब्सटेंस टू बी कूल्ड। जिस भी चीज को हम ठंडा करना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस हो गया हमारा कोल्ड रिजर्वायर। तो यहाँ क्या कहा है हमने सबसे पहले, इट इज अ डिवाइस दैट यूजेस वर्क डन टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू, कहां से कहां तक ट्रांसफर कर रहा है, फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर। अब हॉट रिजर्वायर से हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या कहना चाह रहा है ये थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपको हीट इंजन याद आ रहा होगा तो उसमें हमने देखा था हमारे पास था एक हॉट रिजर्वायर, राइट। हॉट रिजर्वायर के टेम्परेचर को हम लिखते थे TH। देन वी यूज टू हैव कोल्ड रिजर्वायर जिसके टेम्परेचर को हम लिखते थे TC। अब हीट इंजन के केस में क्या होता था, हॉट रिजर्वायर से ऐसे हीट को एब्जॉर्ब किया जाता था, उस हीट में से सम अमाउंट ऑफ हीट का हम करते थे वर्क डन, और जिस हीट का वर्क डन नहीं हो पा रहा है, जिस हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट हीट यूज टू गेट रिजेक्टेड टू द कोल्ड रिजर्वायर। जो हीट एब्जॉर्ब होती थी उसे QH लिखते थे, जो हीट रिजेक्ट होती थी उसे QC लिखते थे। एंड वी नो कि QH माइनस QC वॉज अवर वर्क डन। ये प्रोसेस हमें पता है। और यहाँ पर जो हमने टिपिकली ऐसा स्कीमेटिक ड्रॉ किया था, उसमें ये जो सर्कुलर पार्ट है इसे हम कहते थे इंजन। अब इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये जब प्रोसेस मैंने आपको बताई, इसी को अगर हम रिवर्स कर दे तो वो बन जाएगा हमारा रेफ्रिजरेटर। और जैसे कि मैंने बोला था, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कोल्ड रिजर्वायर से टेम्परेचर को, मतलब हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय डूइंग सम वर्क, एंड देन दिस हीट इज ट्रांसफर्ड टू द हॉट रिजर्वायर। हाउ डू वी डू इट? देखो, ये एक चीज क्लियर है, अगर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी तक हीट का जो फ्लो होता है वो नेचुरल होता है। लेकिन एज वी हैव सेड, रेफ्रिजरेशन में वी आर एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर या फिर ऑब्जेक्ट विच आर ऑलरेडी एट लो टेम्परेचर। नाउ इट इज नॉट नेचुरल एक्चुअली for the heat to flow from body having low temperature to the body having high temperature, but in order to make it happen, what we basically do is we do some work। तो कोल्ड रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए
मान लीजिए QC अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड, आई नीड सम वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी। तो एक्सटर्नली मैं सम वर्क डन करूंगा सो दैट हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर एंड देन दैट पर्टिकुलर हीट अलॉन्ग विथ सम वर्क डन विल बी ट्रांसफर्ड टू द हॉट रिजर्वायर। तो मान लीजिए किसी कोल्ड रिजर्वायर से, अब यहाँ कोल्ड रिजर्वायर जैसे कि मैंने बोला कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई एक एप्पल रख दिया, या इस तरीके से कोई एक चॉकलेट रखा है, या वाटर बॉटल रखी है, तो ये हो गया हमारे कोल्ड रिजर्वायर वाले सब्सटेंसेस। इनसे आपने क्या किया, हीट को एक्सट्रैक्ट किया। पहले ये हॉट थे या गर्म थे, इन्हें ठंडा करने के लिए आपने क्या किया, इनसे हीट एक्सट्रैक्ट की। जो हीट एक्सट्रैक्ट की उसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर QC। एंड इसको पॉसिबल बनाने के लिए हमने क्या किया, सम वर्क डन किया। मान लीजिए आपने हीट को एक्सट्रैक्ट किया, वो था 10 जूल, और वर्क डन किया है दैट इज 20 जूल। तो 20 जूल का वर्क डन प्लस 10 जूल का हीट एक्सट्रैक्शन, ये मिलकर टोटल कितना जूल हीट ट्रांसफर होगा, 30 जूल। किसे, हॉट रिजर्वायर को, मतलब हमारे एम्बियंट एटमॉस्फेयर या एम्बियंट सराउंडिंग को। जो टोटल हीट एम्बियंट सराउंडिंग को सप्लाई होती है उसे हम लिखते हैं QH। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10 जूल विच वॉज QC एंड 30 जूल विच वॉज QH। अगर मैं QH से QC माइनस कर दूँ तो आई विल बी गेटिंग अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो बेसिकली आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि भैया वर्क डन क्या है, वर्क डन इज QH माइनस QC है। अब देखिए हीट इंजन के केस में जब हीट हम एब्जॉर्ब कर रहे थे हॉट रिजर्वायर से, तो वो किसे पास किया जाता था, सिस्टम को। अब एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो सिस्टम था। रेफ्रिजरेशन में भी सिस्टम है, क्योंकि ये एक तरीके से हीट इंजन ही है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो यहाँ पर भी साइक्लिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगी। तो यहाँ इस पर्टिकुलर रेफ्रिजरेशन के केस में सिस्टम क्या होता है, तो अगर आपके घर रेफ्रिजरेटर है तो आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर के अंदर, उस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर गैस होती है। वो गैस जिसको इंजीनियरिंग टर्म्स में हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। नाउ रेफ्रिजरेंट इज माय सिस्टम बिकॉज दैट इज गोइंग टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आई नीड टू बी कूलिंग आउट। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेफ्रिजरेंट acts as a working substance here, act as a working system, जिसको कंबाइनली अब हम आगे बोलेंगे सिस्टम। चलेगा ना। क्या हुआ है, प्रोसेस कैसी हुई है, हीट को एब्जॉर्ब किया है बाय डूइंग सम वर्क एंड टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द हॉट एनवायरनमेंट। अब यहाँ इस पर्टिकुलर प्रोसेस को समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, आपके लिए एक स्कीमेटिक ड्रॉ करूंगा आगे। तो हमारे घर में जो फ्रिज होती है ना, फ्रिज के हेल्प से इसी प्रोसेस को आगे मैं समझा दूंगा। फिलहाल दिस पार्ट इज नोन एज रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर में ना कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, या फिर आप कह सकते हो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। सबसे पहले स्टेप्स को बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस एक टाइप का एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, आगे मैं समझाता हूँ। बेसिकली थ्रॉटलिंग प्रोसेस मतलब क्या, तो जब आप किसी भी फ्रिज में या किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को एंटर करवाते हो। जैसे हमारा ये एक पर्टिकुलर फ्रिज है, मान लीजिए ये मेरा पर्टिकुलर फ्रिज है। तो फ्रिज के अंदर एक फ्रीजर बॉक्स होता है, आपको पता होगा। इसमें अगर आप आइस बनाने के लिए ऐसा कुछ वाटर रख देंगे तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वाटर से हीट एक्सट्रैक्ट हो जाती है और यहाँ पे आइस फॉर्म होता है। तो वाटर से हीट एक्सट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले इस पर्टिकुलर इवेपोरेटिंग चेम्बर में सिस्टम का फ्लो होना जरूरी है, और सिस्टम को फ्लो करवाने का काम हमारा एक वॉल्व करता है जिसे हम बोलते हैं थ्रॉटल या फिर एक्सपांशन वॉल्व। तो ये क्या होता है, एक्सपांशन वॉल्व। एक्सपांशन वॉल्व का इतना ही काम है कि वो रेफ्रिजरेटर के अंदर इस पर्टिकुलर हमारे वर्किंग सब्सटेंस को यानी रेफ्रिजरेंट को फ्लो करवाता है, ठीक है। आगे थोड़ा सा जब मैं स्कीमेटिक पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में चीजें क्लियर हो जाएगी। बस इतना याद रखना, ये जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। सेकंडली होता है इवेपोरेशन, जिसको हम बाद में समझेंगे आइसोबेरिक इवेपोरेशन। अब ये आइसोबेरिक इवेपोरेशन क्या होता है, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ये जब हमारा फ्रीजर बॉक्स था
यहाँ पे हमारा सिस्टम एंटर हो रहा है। जब सिस्टम में रेफ्रिजरेंट आता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए ये पाइप से अंदर क्या आ रहा है, रेफ्रिजरेंट आ रहा है, और हमने अंदर कुछ चीज रखी है जिसको ठंडा करना है। तो यहाँ जो रेफ्रिजरेंट होता है पाइप के अंदर, इट एक्चुअली एब्जॉर्ब्स हीट। तो वो हीट जब एब्जॉर्ब हो रही होती है तो हमारा जो पर्टिकुलर रेफ्रिजरेंट है वो वेपराइज होता है, इसलिए हम नाम देते हैं आइसोबेरिक इवेपोरेशन। ठीक है, आगे तो डिटेल में समझने ही वाले हैं। देन थर्ड प्रोसेस इज एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो अभी थोड़ी देर पहले जो देखा कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो इवेपोरेट हुआ है, उस इवेपोरेटेड रेफ्रिजरेंट या वेपर फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट है उसे कॉम्प्रेस करने के लिए हम एक कॉम्प्रेसर अटैच करते हैं, एंड दैट इज एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस। एंड एंड में हम पढ़ेंगे आइसोबेरिक कंडेंसेशन प्रोसेस। आइसोबेरिक कंडेंसेशन प्रोसेस। ये सारी चीजें हम देखेंगे, ये चारों प्रोसेस को समझते हैं। अब इन चारों प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको क्या करवा के देता हूँ, हमारे घर में जो फ्रिज होती है उसका एक थोड़ा सा रफ स्केच निकाल के बताता हूँ। तो अगर आपने देखा होगा आपके घर की अगर फ्रिज, तो इस तरीके से दिखती है वो। यहाँ पर सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, स्कीमेटिक ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मान लो कुछ ऐसी है हमारी फ्रिज। ठीक है, इसका डोर मैंने हटा दिया है। आप देखोगे कि ऊपर साइड में एक होता है फ्रीजर बॉक्स, जिसको हम फ्रीजर बॉक्स बोलते हैं, राइट। तो ऐसे ही एक फ्रीजर बॉक्स होता है। फिर फ्रीजर बॉक्स में आपने देखा होगा अंदर से ऐसी लाइनिंग्स बनी होती है ना, ऐसे पाइप जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। अगर आप अंदर देखोगे तो अंदर में आपको ऐसे छोटे छोटे पाइप्स दिखेंगे, राइट। फिर फ्रिज के या रेफ्रिजरेटर के जो बैक साइड होता है, यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से ट्यूब्स बने होते हैं। खास करके जो पुराने रेफ्रिजरेटर है उनमें ये जो ट्यूब्स होती थी ये इजीली विजिबल होती थी, क्योंकि वो आउटसाइड पर रहती थी। आजकल के जो फ्रिज आते हैं उसमें ये आउटसाइड में नहीं दिखता है, इसको पैक किया जाता है। तो पैकिंग के कारण हम इस ट्यूब्स को नहीं देख पाते हैं, बट इन अर्लियर डेज दिस काइंड ऑफ सेटअप वाज इजीली विजिबल। अब ध्यान से समझना, ये जो हमारा फ्रीजर बॉक्स है, फ्रीजर बॉक्स के अंदर जो लाइनिंग दिखती है ना आपको ऐसी, वो भी एक तरीके के ट्यूब्स ही होते हैं। अब इन ट्यूब्स का काम क्या है आगे मैं समझाता हूँ। ये जो पीछे ट्यूब्स बने हुए हैं इन्हें कहा जाता है कंडेंसर। क्या कहा जाता है? कंडेंसर्स। ठीक है, जो फ्रीजर बॉक्स की ट्यूब्स है उसके अंदर जो पाइपिंग है या फिर पाइप के एलिमेंट्स है उन्हें हम कहते हैं इवेपोरेटर, या फिर ये जो पूरा फ्रीजर बॉक्स है ये होता है इवेपोरेटिंग चेम्बर। चलेगा। देन आपने नोटिस किया होगा फ्रिज का जो बैक साइड है वहां पर एक मोटर जैसा एलिमेंट दिखता है, जनरली ब्लैक कलर का ऐसा पंप रहता है, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्रेसर। दिस इज माय कॉम्प्रेसर। चलेगा। और ये जो कंडेंसर ट्यूब्स है, कंडेंसर ट्यूब से लेकर ये जो हमारा इवेपोरेटिंग चेम्बर होता है इनके बीच में एक वॉल्व लगा होता है। इस वॉल्व को हम नाम देते हैं एक्सपांशन वॉल्व। क्या है वो? एक्सपांशन वॉल्व। तो ध्यान रखना, 4 एलिमेंट हमने डिस्कस किए, इवेपोरेटिंग चेम्बर, एक्सपांशन वॉल्व, कंडेंसर एंड कॉम्प्रेसर। इन 4 एलिमेंट के बीच ही ये चारों प्रोसेस होगी, थ्रॉटलिंग, आइसोबेरिक इवेपोरेशन, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, आइसोबेरिक कंडेंसेशन। चलो देखते हैं कि ये जो फ्रिज का स्ट्रक्चर है इसे हम स्कीमेटिक वे में थ्रू प्रोसेस कैसे समझते हैं। तो जो हमारा फ्रिज था यहाँ पर मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज अवर रेफ्रिजरेटर का बॉडी ऐसे मान लो, एंड दिस पार्ट विच आई एम ड्रॉइंग हियर रिप्रेजेंट्स फ्रीजर बॉक्स। अब आते हैं हमारे मेन स्केच पे। तो जैसे कि मैंने बोला वी हैव वन एक्सपांशन वॉल्व विथ अस। आफ्टर दैट एक्सपांशन वॉल्व एक पाइप निकलता है, जो पाइप इस पूरे रेफ्रिजरेटर का जो इवेपोरेटिंग चेम्बर है या आपके हिसाब से जो फ्रीजर बॉक्स हम कहते हैं, उस फ्रीजर बॉक्स के ऑल चारों साइड्स पे ऐसे वाउंड होकर रहता है वो।
और उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। इस कारण ये पाइप हम डायरेक्टली नहीं देख पाते, लेकिन अगर आप कभी नोटिस करो घर के फ्रीजर का बॉक्स ओपन करना तो आपको दिखेगा कि पूरे वहां पर ऐसी लाइनिंग बनी हुई है। चलो आगे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ जो एक्सपांशन वॉल से पाइप निकल कर आया है, ये पाइप इवेपोरेटिंग चेम्बर से ऐसे कांटेक्ट में आता है, चलेगा। देन ये ऐसे नीचे जाता है और नीचे होता है कंप्रेसर को, कंप्रेसर से अटैच हो जाता है। अब कंप्रेसर को मैं इस फिगर के पीछे नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, साइड में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है भैया हमारा कंप्रेसर, दिस इज माय कंप्रेसर, चलेगा। और पाइप को भी थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करता हूँ ताकि जब प्रोसेस आपको समझाऊंगा तो इजीली समझ में आ जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि अगर पेशेंस रखा तो ही ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती है। और आज के बाद आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर होगा उसके वर्किंग को भी आप एंजॉय कर पाओगे, समझ पाओगे कि एग्जैक्टली होता क्या है, चलेगा। देन एक्सपांशन वाल्व से पहले, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि फ्रिज के पीछे, हमारे फ्रिज के पीछे क्या होते हैं, ऐसी ये कंडेंसर पाइप्स होती है या फिर कॉइल कह लीजिए, कंडेंसर कॉइल। उन कंडेंसर कॉइल को मैं यहाँ इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो दीज आर माय कंडेंसर कॉइल्स, समझ में आएगा आपको आगे। फिलहाल हम बस ड्रॉ करके रख रहे हैं इसको। तो दिस इज बेसिकली आवर कंडेंसर कॉइल। चलिए, अब इस पर्टिकुलर जो ट्यूब है, ये जो मैंने पूरी ट्यूब निकाल कर दिखी, ये क्लोज स्ट्रक्चर होता है, मतलब कोई भी ओपनिंग बाहर की दिशा में नहीं है, पूरा क्लोज स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, राइट। नेम दे देते हैं, दिस इज माय एक्सपांशन वॉल्व, एक्सपांशन वॉल्व। दीज आर कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर कॉइल। दिस इज इवेपोरेटिंग चेम्बर, इवेपोरेटिंग चेम्बर, ठीक है। ये है हमारा इवेपोरेटिंग चेम्बर, कंप्रेसर, और बाकी तो ट्यूबिंग्स है ही। अब इसके अंदर होता है हमारा रेफ्रिजरेंट। अब रेफ्रिजरेंट ध्यान से समझना, दो साइड्स में काम करता है। एक तो एक्सपांशन वॉल से लेकर इवेपोरेटिंग चेम्बर और कंप्रेसर तक, और दूसरा पार्ट यहाँ पर आएगा एक्सपांशन वॉल से लेकर कंडेंसर कॉइल एंड कंप्रेसर। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पार्ट इवेपोरेटिंग चेम्बर की तरफ है वो कोल्ड रीजन होता है। तो कोल्ड रीजन के लिए मैं थोड़ा सा आपके लिए ऐसा स्काई ब्लू कलर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो दिस इज कोल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो एक्सपांशन वॉल और कंडेंसर कॉइल वाला स्ट्रक्चर है, वहां पर आपको रिलेटिवली हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट देखने को मिलेगा। तो दिस पार्ट हैव हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट, चलेगा। अब देखो होता क्या है, समझते हैं। इस प्रोसेस को समझाने के लिए मुझे कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो मैं पहले प्रोसेस से शुरुआत कर रहा हूं। कौन सी प्रोसेस? थ्रॉटलिंग प्रोसेस से। तो देखिए थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है। तो फर्स्ट इज थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अब ध्यान से समझना, थ्रॉटलिंग प्रोसेस ये जो हमारा एक्सपांशन वाल्व है वहां पर होती है। क्या होता है यहाँ पे, जो कंडेंसर से होते हुए रेफ्रिजरेंट आ रहा होता है, यहाँ रेफ्रिजरेंट या हमारे सिस्टम का जो फेज है वो है लिक्विड फेज। ऐसा है हमारा रेफ्रिजरेंट, इट इज इन द लिक्विड फॉर्म, इज एक्सपांशन वाल्व। चलो देख लो, हियर रेफ्रिजरेंट इज इन लिक्विड फॉर्म एंड इट इज हॉट इन नेचर, मतलब इसका जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, फिर भी माय रेफ्रिजरेंट इज इन लिक्विड फॉर्म। नाउ एक्सपांशन वॉल्व, मतलब जैसे ही वो थ्रॉटल होके थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जैसे ही वो एक्सपांशन वॉल से आगे निकलता है,
यहाँ होता क्या है, इस पर्टिकुलर लिक्विड रेफ्रिजरेंट का वॉल्यूम बढ़ जाता है। नाम में ही है एक्सपांशन वॉल्व, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर आप फिजिकल एक्सपांशन वॉल्व देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसके आगे बहुत लंबी एक कैपिलरी ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ कॉइल रखी होती है। इसी कैपिलरी ट्यूब के कारण सडनली जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपांड होता है, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब के अंदर बहुत जगह मिलती है उसको आगे ट्रेवल करने के लिए। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, जैसे ही लिक्विड हॉट रेफ्रिजरेंट एक्सपांशन वॉल्व से होकर गुजरेगा, जिसे अब मैं नाम दे रहा हूं थ्रॉटलिंग प्रोसेस, सडनली द वॉल्यूम विल इंक्रीज। नाउ व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस हियर प्रेशर डिक्रीजेस। प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ नाउ हियर टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। अब जनरली अगर आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा हो तो वहां क्या होता है, PV इज इक्वल टू NRT। अब N और R वैसे भी कांस्टेंट है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट तो सेम होगा। अगर प्रोडक्ट सेम है तो टेम्परेचर ने चेंज होना चाहिए था क्या, नहीं। टेम्परेचर तो यहाँ हॉट हॉट अगर साइड है, यहाँ पर जितना टेम्परेचर रहता उतना ही इधर होना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है, टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी जो सिस्टम है या हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कोई आइडियल गैस नहीं है, और सीधा सीधा आइडियल गैस इक्वेशन की भी वो फॉलो नहीं करता है। हमने जितने प्रोसेसेस पढ़े हैं, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, इससे भी अलग अलग बहुत सारी थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होती है। फॉर एग्जांपल रिवर्स एडियाबैटिक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, बाद में पॉलीट्रोपिक प्रोसेसेस होती है। तो कई तरीके की प्रोसेस है, उनमें से कई प्रोसेसेस जो यहाँ पर हो रही है हमें वो स्टडी नहीं करना है। मैं बस इतना चाह रहा हूँ आपको समझाना कि उन्हीं प्रोसेस के कारण भले ही वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हुआ, दैट रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन द टेम्परेचर हियर। ठीक है, तो इतना याद रखना। चलो, सो मैंने कहा ये जो पार्ट लिख कर दिया है, दिस हैज हैपेंड हियर। नाउ बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज, व्हेन लिक्विड रेफ्रिजरेंट कम आउट ऑफ एक्सपेंशन वॉल्व, यहां पर आपको रेफ्रिजरेंट के दो फेज देखने को मिलेगी। सम पार्ट ऑफ इट इज इन लिक्विड फॉर्म, और कुछ जो होते हैं वो वेपर्स भी होते हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है और कुछ अमाउंट ऑफ वेपर्स है, एंड बोथ आर ऑफ हैविंग लेस टेम्परेचर, चलेगा। और जो प्रेशर कम हुआ है, मान लीजिए 1 बार या 2 बार का प्रेशर है फॉर एग्जांपल, तो ये जो पूरा ट्रैक है या ये जो पूरा पाइप है, इस पूरे पाइप में उतना ही प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पूरे सिस्टम में हम कहेंगे प्रेशर अभी लो है, तो दिस इज से लो प्रेशर रीजन। ठीक है, चलो अब देखो हुआ क्या है। अब आ गया भैया हमारा लिक्विड प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट, इसके अंदर आ गया, कहाँ पर, इवेपोरेटिंग चेंबर में। अब इवेपोरेटिंग चेंबर के अंदर हमने कोई एक चीज रखी होगी, मान लीजिए मैंने एक चॉकलेट रखा है, एंड आई जस्ट वांट दिस चॉकलेट टू बी कूल डाउन। सो व्हाट हैपेंस हियर इज, इस चॉकलेट से हीट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, किसके द्वारा, इस रेफ्रिजरेंट के द्वारा, जो लिक्विड प्लस वेपर फेज में इसके अंदर आया है। ठीक है, और जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसे हम लिखते हैं QC। क्या लिखते हैं, QC। तो QC इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द लिक्विड रेफ्रिजरेंट या वेपर रेफ्रिजरेंट सो दैट इट कैन बी कूल डाउन। अब होता क्या है, ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मतलब जैसे ही वो QC अमाउंट ऑफ हीट थोड़ा सा ही होता है, लेकिन थोड़ी भी अमाउंट ऑफ हीट अगर ये रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करेगा तो जितना भी लिक्विड है रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट, इट विल स्टार्ट्स टू बॉइल एंड सडनली इवेपोरेशन विल टेक्स प्लेस। तो इवेपोरेशन होने के कारण यहाँ पर वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे लिक्विड रेफ्रिजरेंट के। जहाँ पहले मैक्सिमम रेफ्रिजरेंट लिक्विड फेज में था, अब पूरा का पूरा रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, वेपर्स हो जाएगा। अब मान लीजिए चॉकलेट को मुझे और कूल करना है, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ वेपर प्रेजेंट है तो अब तो वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो वेपर्स है ये बाहर चले जाए और उसके जगह और फ्रेश रेफ्रिजरेंट इस इवेपोरेटिंग चेंबर के अंदर आ जाए। तो ये होगा कैसे, इसके लिए फिर रोल प्ले करता है हमारा कॉम्प्रेसर। अब कॉम्प्रेसर क्या कर रहा है, इसके अंदर भी सिलेंडर पिस्टन जैसी अरेंजमेंट होती है। पिस्टन को अगर आप नीचे लेकर जाओगे तो ऊपर के साइड में वैक्यूम क्रिएट होता है, जैसे आपने देखा था ना सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट।
तो ऐसे ही बस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है। जब पिस्टन नीचे चले जाएगा तो इस साइड क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम, और वैक्यूम क्रिएट होने के कारण जो हमारे वेपर रेफ्रिजरेंट है जो लो प्रेशर एरिया में है, दे विल मूव टूवर्ड्स द कंप्रेसर। अब इसको कंप्रेसर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा रेफ्रिजरेंट अंदर आएगा, चूंकि ये पिस्टन अभी फिलहाल क्या है, एक्सपांड हुआ है, तो रेफ्रिजरेंट जैसे ही अंदर आ गया, फिर क्या होता है, ये जो पिस्टन है जो पहले नीचे आया था, अब वो ऊपर की दिशा में ट्रैवल करता है। और जब पिस्टन ऊपर की दिशा में ट्रैवल करता है तो जहां से रेफ्रिजरेंट अंदर आया था वो वॉल्व बंद हो जाता है और दूसरा वॉल्व ओपन हो जाता है, जहां से ये जो कॉम्प्रेस किया वाला वेपर रेफ्रिजरेंट है, ध्यान से समझिए, वेपर रेफ्रिजरेंट जो लो प्रेशर पे था, इसे हमने सक किया। सक करने के बाद जब हम उसको कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो अब सडनली वेपर रेफ्रिजरेंट का क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी बढ़ता है, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो एक एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस होती है। क्या होती है, एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले थ्रॉटलिंग प्रोसेस हुआ, जिसमें इवेपोरेटिंग चेंबर में रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वॉल्व से होकर आया, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ। देन सेकंड प्रोसेस कौन सी हुई है, आइसोबेरिक इवेपोरेशन। अब आइसोबेरिक इवेपोरेशन से मेरा कहने का मतलब है, when refrigerant enters into the evaporating coils, heat is absorbed by this refrigerant and vapors form। जब ये वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, फिर भी जो लो प्रेशर सिस्टम है वो लो प्रेशर ही रहेगा। प्रेशर ऑलमोस्ट इस साइड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट प्रेशर होने के कारण हम बोलते हैं कि भैया यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, आइसोबेरिक वेपराइजेशन हो रहा है। आइसोबेरिक वेपराइजेशन या फिर आइसोबेरिक इवेपोरेशन आप कह सकते हो। तो ध्यान रखना, प्रेशर कांस्टेंट है, लो प्रेशर साइड में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबेरिक इवेपोरेशन हुआ है। एक्सपेंशन वॉल्व के पास थ्रॉटलिंग प्रोसेस हुआ था, यहाँ पे हुआ था थ्रॉटलिंग प्रोसेस। फिर आगे हमने कहा कि दिस रेफ्रिजरेंट विल बी एंटरिंग इनटू कंप्रेसर एंड कंप्रेसर विल कॉम्प्रेस द वेपर रेफ्रिजरेंट। तो ये हो गया एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। कौन सा कॉम्प्रेशन, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। चलेगा, हालांकि मैं आपको शॉर्ट में लिख कर दूंगा बाद में, अभी फिलहाल समझ लेते हैं। तो एज सुन एज कॉम्प्रेशन टेक्स प्लेस, यहां से जो लो प्रेशर वाला रेफ्रिजरेंट था अब उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, उसका हाई प्रेशर हो जाएगा, साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। एंड फोर्सफुली इट विल बी मूविंग थ्रू दिस कॉइल्स। और वो क्या होगा, इन कॉइल्स से मूव होगा। जब वो इन कॉइल्स से मूव हो रहा होगा तब वो वेपर फेज में है। कौन से फेज में है, वेपर फेज में है। लेकिन एज सुन एज इट स्टार्ट्स टू मूव थ्रू दिस कंडेंसर कॉइल्स, कौन से कॉइल से, कंडेंसर कॉइल से, तो कंडेंसर कॉइल में ऑटोमेटिकली यहां से एटमॉस्फेयर को हीट ट्रांसफर की जाती है। जो हीट रेफ्रिजरेंट ने इवेपोरेटिंग चेंबर से उठाई थी। तो क्यूसी अमाउंट ऑफ हीट उठाई थी इवेपोरेटिंग चेंबर से, किसने, रेफ्रिजरेंट ने, प्लस हमने कुछ वर्क डन किया है विद द हेल्प ऑफ compressor। that work done plus QC amount of heat will be equal to QH, which is ideally given out by this refrigerant into the atmosphere। जब ये हीट एटमॉस्फेयर में चली जाएगी तब क्या होगा, हमारा जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कूल होने लगेगा, और कूल होने के कारण उसका फेस चेंज होगा, एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इवन दो इट इज इन द लिक्विड फॉर्म, बट स्टिल इट इज हॉट, स्टिल इट इज हॉट, याद रहेगा आपको। और यही हॉट लिक्विड जब फिर से एक्सपेंशन वॉल से होकर गुजरेगा यहाँ पे, अगेन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द वॉल्यूम देयर विल बी डिक्रीज इन प्रेशर एज वेल एज देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये जो कंडेंसर वाला पार्ट है ये हमारा हो गया हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन
और यहाँ पे जो कंडेंसेशन हो रहा है वो कॉन्स्टेंटली हाई प्रेशर पर हो रहा होता है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं आइसोबेरिक कंडेंसेशन। आइसोबेरिक कंडेंसेशन। हो गया चारों प्रोसेस कवर। थ्रॉटलिंग प्रोसेस एक्सपांशन वाल्व में, आइसोबेरिक इवापोरेशन इवापोरेटिंग चेंबर में, एडियाबैटिक कंप्रेशन कंप्रेसर में, और आइसोबेरिक कंडेंसेशन प्रोसेस कंडेंसर कॉइल्स में। ठीक है, तो मैं आपको इन अ नटशेल शॉर्ट में लिख कर दे रहा हूं। फर्स्ट, थ्रॉटलिंग। आप चाहो तो लिख लीजिएगा इसको आपके कॉपी किताब में। थ्रॉटलिंग में क्या होगा? हियर हॉट हॉट लिक्विड रेफ्रिजरेंट from condenser tubes enter into expansion valve, and while coming out volume increases, pressure decreases, and temperature also decreases. Refrigerant is in liquid plus some portion of it is in वेपर फॉर्म। ठीक है, याद रखना इसको। भले ही थोड़ा सा ही होता है लेकिन कुछ पार्ट तो वेपर होता है। एंड होल लिक्विड इज नाउ कूल्ड बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट इज इन वेपर फॉर्म एंड इज कूल्ड। ठीक है, ये हो गया थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। दिस इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, चलेगा। सेकंड प्रोसेस में लिख रहा हूं आइसोबेरिक इवेपोरेशन। आइसोबेरिक इवेपोरेशन में क्या होता है? कूल्ड लिक्विड प्लस वेपर्स ऑफ रेफ्रिजरेंट आर in thermal contact with substance to be cooled in evaporating chamber absorbs heat from it। क्या हो गया देखो, जो हमारा कूल्ड लिक्विड प्लस वेपर रेफ्रिजरेंट है, दे आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विथ सब्सटेंस, एंड इस इवेपोरेटिंग चेंबर में ये एब्सॉर्ब करता है हीट को फ्रॉम दैट सब्सटेंस। इसके कारण क्या होता है? लिक्विड रेफ्रिजरेंट टर्न्स इनटू वेपर by absorbing हीट। और ये होते समय जो प्रेशर है वो लो भी है एंड कांस्टेंट भी है, एट लो बट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, दस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज आइसोबेरिक वेपराइजेशन या इवेपोरेशन प्रोसेस। आइसोबेरिक वेपराइजेशन प्रोसेस, चलेगा। थर्ड क्या है? एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में क्या होता है? अ मोटर, जिसको हम बोलेंगे कंप्रेसर suck the vapor refrigerant
at low pressure and compress it to high pressure adiabatically, and then passes through condenser. Temperature of refrigerant increases along with pressure. चलेगा? तो एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। अब लास्ट क्या है हमारे पास? द वेपर रेफ्रिजरेंट, मतलब अब यहां पे होगा आइसोबेरिक कंडेंसेशन। तो आइसोबेरिक कंडेंसेशन में क्या होता है? व्हेन वेपर रेफ्रिजरेंट enters into condenser coil, heat QH is given out to the atmosphere, to the ambient surrounding लिख लीजिए या atmosphere लिख लीजिए, ambient surrounding, and condensation takes place, therefore vapor get turns or phase changes to liquid। और याद रखना हियर टेम्परेचर इज क्वाइट इंक्रीज, तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज ही होता है। ये जो सराउंडिंग है ये हॉट है। और फिर आगे क्या होगा? देन अगेन एक्सपांशन वॉल अपना रोल प्ले करेगा। इट विल अलाउ द हॉट लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू पास थ्रू इट। अगेन वॉल्यूम विल इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज एंड टेम्परेचर विल गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड द साइकिल विल बी कंटिन्यूड। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई रेफ्रिजरेंट है उसका नाम बताओ, देखिए अमोनिया है, वो भी एक रेफ्रिजरेंट होता है। आइसोब्यूटेन रेफ्रिजरेंट है। फ्रियॉन नाम का होता है, मैंने क्या कहा? फ्रियॉन, अमोनिया, देन आइसोब्यूटेन, ऑल दीज आर वेरियस काइंड ऑफ रेफ्रिजरेंट, है ना। इंडस्ट्री में इनके नाम होते हैं R12, R22, R4A वगैरह वगैरह। चलेगा? सो ये जो सारी 4 प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज अ पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। चलेगा, अब देखिए कोई भी रेफ्रिजरेटर कितना इफिशियंट है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसे मेजर करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को के बोलते हैं। कई जगह पे इसको क्यू फैक्टर या क्यू वैल्यू भी कहा जाता है। नॉर्मली जब हमने हीट इंजन को पढ़ा था तो उसका जो परफॉर्मेंस है उसे मेजर करने के लिए इफिशियंसी इस टर्म को यूज किया था। यहां पर इफिशियंसी हम यूज नहीं करते हैं रेफ्रिजरेशन में। क्या वर्ड यूज करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। फिलहाल तो मैं इसे के लिख रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं, कई जगह पे ये अल्फा या बीटा भी लिखा जा सकता है, बट बाय एंड लार्ज स्टैंडर्ड इज के। अब कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? एक्चुअली इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। जैसे इफिशियंसी भी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। हीट इंजन के केस में आउटपुट वर्क डन था, इनपुट हॉट रिजर्वायर से लिया हुआ हीट दैट इज क्यूएच था। यहां पे आउटपुट क्या है? ध्यान से समझो। यस, इस प्रोसेस में देखिए मेरे लिए आउटपुट है क्यूसी, क्योंकि इसी को तो मैं चाहता हूं कोल्ड रिजर्वायर से एक्सट्रैक्ट करना। और मेरे लिए इनपुट क्या है? इनपुट इज वर्क डन। तो हम जब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला बनाएंगे तो आई विल बी राइटिंग हियर आउटपुट इज क्यूसी and input is work done, and how to calculate work done? It is QH minus QC. This is the formula for coefficient of performance। ठीक है,
कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा एक से ज्यादा होगा, एक या एक से वो हमेशा ज्यादा होगा। जब मैं बात करता हूँ इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी इज ऑलवेज लेस देन वन, वेयर एज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। हमारे घर में जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है ना, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नियरली 5 होता है। वही अगर हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम जिसको हम एसी बोलते हैं, एसी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नियरली 2 या 2.5 तक जाता है। किसके लिए? एसी के लिए। एंड दिस इज फॉर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। यहां पर एक चीज अच्छे से समझ लेना, अगर किसी चीज का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा है, किसी चीज का अगर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा है, मतलब के की वैल्यू ज्यादा है, तो के की वैल्यू ज्यादा होना हमें क्या बताता है कि आपने कम इनपुट दिया लेकिन आपको आउटपुट ज्यादा मिला। इसका मतलब इन अ लेस अमाउंट ऑफ वर्क डन वी आर एक्चुअली एबल टू एक्सट्रैक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो इससे हमारी सिस्टम की जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, याद रहेगा आपको। सो लार्ज के इज एक्चुअली फेवरेबल फॉर अस, ज़्यादा से ज़्यादा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब जैसे हमने देखा है हीट इंजन के केस में मैक्सिमम इफिशियंसी वाला इंजन कैरनॉट इंजन कहलाता है, वैसे ही मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाला रेफ्रिजरेटर कहलाता है कैरनॉट रेफ्रिजरेटर। और कैरनॉट कहता है कि इतने सारे जो हमने यहाँ पर अभी प्रोसेसेस लिए हैं, 4 थ्रॉटलिंग जो एक एडियाबैटिक प्रोसेस था, उसके बाद में हमने आइसोबेरिक इवापोरेशन, आइसोबेरिक कंडेंसेशन, देन एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, ये जो सारी प्रोसेस देखी है, इसके बजाय कैरनॉट हमसे कहता है कि भैया हमें क्या करना है, 2 टाइप के प्रोसेस कंसिडर करने हैं। तो सबसे पहले अब हम पढ़ रहे हैं कैरनॉट रेफ्रिजरेटर को, एंड ये मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाला रेफ्रिजरेटर होगा जिसमें हम आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस को कंसिडर करते हैं। कौन से? आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेसेस। सारे प्रोसेसेस कैसे होने चाहिए? रिवर्सिबल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल है मतलब क्वाजी स्टैटिक भी है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस है, चलेगा। कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए एक रिलेशन याद रखना है, QC अपॉन QH इज एग्जैक्टली इक्वल टू TC अपॉन TH बिकॉज माई प्रोसेसेस आर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक एंड दे आर रिवर्सिबल। तो QC अपॉन QH का रेशो इज एग्जैक्टली इक्वल टू TC अपॉन TH का रेशो। चलो अब क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा भैया? वो आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट इज QC अपॉन इनपुट इज वर्क डन विच इज QH माइनस QC। चलो अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस न्यूमरेटर, और ये तो फॉर्मूला है ही, लेकिन और एक दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो उसके लिए क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों को ही हम डिवाइड कर देंगे QH से। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय QH। तो क्या हो जाएगा ये, K इज इक्वल टू QC अपॉन QH डिवाइडेड बाय QH माइनस QC अपॉन QH। तो ऊपर का QC अपॉन QH ऐसे ही रखेंगे, नीचे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस QC अपॉन QH। बट हमें पता है, क्या पता है कि आइसोबेरिक और एडियाबैटिक रिवर्सिबल अगर प्रोसेस है तो कैरनॉट के केस में QC अपॉन QH इज नथिंग बट TC अपॉन TH, बराबर है। तो इसको अगर मैं इनकॉर्पोरेट कर लूँ तो ये हो जाएगा K इज इक्वल टू TC अपॉन TH डिवाइडेड बाय 1 माइनस TC अपॉन TH। अगर हम इस TH से यहाँ 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा TH माइनस TC अपॉन TH, TH कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या मिलेगा मुझे कैरनॉट रेफ्रिजरेटर के लिए, दैट वुड बी TC अपॉन TH माइनस
TC. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन. अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, CET के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो यू शुड बी इन अ पोजिशन टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. व्हाट डिड आई राइट? TC अपॉन TH माइनस TC. चलेगा. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर Carnot रेफ्रिजरेटर. Carnot रेफ्रिजरेटर. तो दो फॉर्मूले हैं. ये वाला फॉर्मूला, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप इसको नोट करके रखो. दिस इज वन फॉर्मूला एंड दिस इज अनदर फॉर्मूला. ठीक है. ये फॉर्मूला तो हमारा नॉर्मल जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके लिए भी काम करता है. अब हम दो तीन छोटी छोटी सी चीजें उसको समझ लेते हैं. एयर कंडीशनर या एयर कंडीशनिंग, ये क्या होता है? तो कुछ नहीं है. एयर कंडीशनिंग बिल्कुल रेफ्रिजरेटर होता है. बस रेफ्रिजरेटर में जो इवापोरेटिंग कॉइल्स होते हैं वो फ्रीजर बॉक्स के अंदर होते हैं और फ्रीजर बॉक्स बहुत छोटा होता है हमारे लिए. तो यहाँ एयर कंडीशनिंग में जो इवापोरेटर कॉइल्स होते हैं दे आर वेरी लार्ज, रिलेटिवली लार्ज. और दूसरा वो कहाँ पे रहते हैं? तो किसी रूम के अंदर रहते हैं. तो जो इवापोरेटिंग चेम्बर है वो हमारा रूम बन जाता है. आपने इस तरीके के स्प्लिट AC सिस्टम्स देखे होंगे. हमारे घर में AC लगा रहता है. तो यहाँ क्या होते हैं? इवापोरेटर कॉइल्स लगे होते हैं ऐसे. इनके पीछे लगा होता है फैन. फैन के कारण क्या होता है? इवापोरेटर कॉइल के अंदर, यहाँ से जैसे मैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझा के देता हूँ. मान लो ये स्प्लिट AC सिस्टम है. ठीक है. इसके अंदर है हमारे इवेपोरेटर कॉइल्स. तो लेट से ऐसा इवेपोरेटर कॉइल है. कॉइल है मतलब क्या है? ये एक बेसिकली पाइप ही है. इस पाइप से हमारा क्या फ्लो हो रहा है? लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है. सो लिक्विड रेफ्रिजरेंट ऐसे यहाँ से फ्लो हो रहा है. इस पाइप के पीछे लगा होता है हमारा फैन. फैन जब चलता है तो वो एयर को फोर्सफुली इन पाइप के ऊपर से फ्लो करता है और हमें नीचे से ऐसी हवा मिलती है इस तरीके से. पार्डन मी फॉर माय डायग्राम. तो यह स्प्लिट AC से हवा मिलती है. और ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये हमारा पूरा रूम है. ठीक है. दिस इज अवर होल रूम. फिर यहाँ पर रूम के बाहर अगर आप देखो, आपके घर के बाहर अगर देखो, अगर AC होगा तो यहाँ फिर से होता है हमारा एक्सपांशन वॉल. फिर बाहर आती है कंडेंसर ट्यूब्स. इस तरीके से कंडेंसर ट्यूब्स होती है. ठीक है. ऐसी कंडेंसर ट्यूब्स है. फिर नीचे लगा होता है कंप्रेसर और इस कंप्रेसर के पास इस तरीके से ये कनेक्शंस आते हैं. और इस कंडेंसर के पीछे भी एक फैन लगा होता है और ये पूरा सेटअप एक बॉक्स में रखा होता है. आपने देखा होगा जो AC के साथ, ये तो स्प्लिट एयर कंडीशनर सिस्टम है. तो जो AC का बॉक्स है वो हम घर के बाहर रखते हैं, है ना, विंडो के पास वगैरह या कहीं पे जहाँ पे हमें खुली जगह मिलती है. तो ये जो बॉक्स है, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज कंडेंसर यूनिट. चलेगा. तो एयर कंडीशनिंग में क्या समझना है? द वर्किंग इज एग्जैक्टली सिमिलर टू आवर रेफ्रिजरेटर. ओनली थिंग इज इवेपोरेटर चेम्बर जो है वो हमारी रूम होता है. याद रहेगा आपको. दूसरी चीज, जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है इट इज लेसर देन दैट ऑफ रेफ्रिजरेटर. और इसीलिए रूम से हीट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो QC अमाउंट ऑफ हीट ये रेफ्रिजरेंट एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम आवर रूम, इसके लिए ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है. और इसीलिए AC का जो बिल आता है ना, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बिल, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है इट इज़ क्वाइट लेस देन दैट ऑफ रेफ्रिजरेटर. चलेगा. तो ये है हमारा एयर कंडीशनिंग. दूसरी चीज, जो कैपेसिटी होती है किसी भी एयर कंडीशनर के लिए, कैपेसिटी किसके लिए? AC की, वो किस में मेजर करी जाती है? टन में. आपने सुना होगा, अगर आप कभी AC खरीदने गए तो वो पूछते हैं सेल्समैन आपसे कि सर आपको कितने टन का, या मैम आपको कितने टन का AC चाहिए, 1 टन, 1.5 टन. तो कैपेसिटी टनेज में मेजर की जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने ज़माने में जब AC इन्वेंट नहीं हुआ था तब लोग क्या करते थे? रूम के अंदर ऐसे आइस के स्लैब्स ला कर रखते थे. अब मान लीजिए मैंने 1 टन मतलब 1 टन दैट इज 1000 kg का आइस का स्लैब लाकर रखा है. तो वो 24 घंटे में 1 टन आइस का जो 1 टन आइस जो है वो जितनी कूलिंग करेगा 24 घंटे में, उतनी ही कैपेसिटी के अगर कूलिंग करने वाला मैं AC खरीदता हूँ तो हम कहेंगे 1 टन कैपेसिटी का वो AC है.
कोई अगर 1.5 टन का भी होता है, 2 टन के भी ये आते हैं, एयर कंडीशनर्स आते हैं। तो बेसिकली उनका मीनिंग होता है कि उतने इक्विवेलेंट कैपेसिटी का अगर आप आइस लेकर आओगे, उससे जितनी कूलिंग होगी उतनी ही कूलिंग वो एयर कंडीशनर करके देता है। चलेगा ना। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हीट पंप का, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज हीट पंप। अब हीट पंप क्या है? कुछ नहीं है, बिल्कुल हमारा रेफ्रिजरेटर ही है। अब रेफ्रिजरेटर में क्या हुआ था, ऐसे इवेपोरेटर ट्यूब्स थे यहाँ पर, यहाँ से फिर हम गए थे भैया कंप्रेसर के पास, कंप्रेसर से वो निकल कर गया था कंडेंसर ट्यूब के पास, ऐसे कंडेंसर ट्यूब्स, एंड कंडेंसर से फिर हम गए थे एक्सपेंशन वाल्व के पास। अब नॉर्मली जो हमारा ये होता है क्या, रेफ्रिजरेशन, उसमें हम हीट कहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहे थे, रूम से या फिर इवेपोरेटिंग चेम्बर से। लेकिन लेकिन हीट पंप में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हीट पंप में हमें ज़रूरत है, एक सेकंड इसको, हाँ, हीट पंप में हमें हीट की ज़रूरत होती है। कहाँ पे लगता है हीट पंप? जो यूरोपियन कंट्रीज़ है या जहाँ पर हमेशा ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, साल के 12 या 10 महीने बर्फ़ में ही रहना पड़ता है, तो ठंडी से आदमी मर ना जाए, इसलिए फिर हम हीट पंप को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए ये घर है मेरा, दिस इज़ होम, और बाहर मान लीजिए बहुत कोल्ड एनवायरनमेंट है, बर्फ़ वगैरह गिर रही है, तो ये पूरा जो सिस्टम है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, वो कैसे काम करता है? तो वो कोल्डर एनवायरनमेंट से क्यूसी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करता है। हमारा रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, ये जो इवेपोरेटर कॉइल्स थे पहले, उनका काम होगा कोल्डर एनवायरनमेंट से टेम्परेचर मतलब हीट को एब्जॉर्ब करना, क्यूसी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करना। कंप्रेसर पे अपन बेसिकली क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं। इसके साथ हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर ट्यूब से जाएगा और कंडेंसर ट्यूब से क्यूएच अमाउंट ऑफ हीट को बाहर थ्रो किया जाएगा, या आप कह सकते हैं रिजेक्ट करी जाएगी इतनी सारी हीट। तो ये हीट जब रूम में आती है तो रूम क्या हो जाती है, हीट मतलब रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। सो ये जो आर्टिफिशियली रूम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इस पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम थोड़ा सा उल्टा यूज करते हैं, यही बन जाता है हमारा हीट पंप। ठीक है, हीट पंप हो चाहे आपका एसी हो, यहाँ पर भी K इज इक्वल टू क्या होगा, K इज इक्वल टू अगेन QC अपॉन W। यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, QC को डिवाइड कर रहा हूँ टाइम से, W को भी डिवाइड कर रहा हूँ टाइम से, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। Now QC upon T is amount of heat extracted per unit time, that is heat removal rate divided by work done upon time, क्या हो जाएगा, that is supplied power. So coefficient of power is, coefficient of performance is H by P। ठीक है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। हालांकि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, बट पता होना चाहिए। सो यहाँ तक हमने रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड जितना भी कुछ बेसिक्स हमें समझना जरूरी है उतना भी हमने समझ लिया है। इससे रिलेटेड जो भी सीईटी के क्वेश्चंस होंगे वो इसके बाद आने वाला एक लेक्चर होगा, उसके बाद मतलब लास्ट लेक्चर में होंगे। अभी हम क्या करेंगे, कल एक छोटा सा लेक्चर लेंगे जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशंस, बाद में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल स्टडी स्टर्लिंग साइकिल। हार्डली 15-20 मिनट का लेक्चर होगा, नॉट मोर देन दैट, एंड थस इसके बाद सीईटी का लेक्चर करके ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सो आई होप थोड़ा सा लेंदी लेक्चर था बट इम्पॉर्टेंट था समझने के लिए। चलेगा, नाउ वी विल मीट इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।